हेलो। नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। फिर से एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का इस क्लास में। थोड़ा सा वॉइस का प्रॉब्लम था, क्या ये वॉइस का प्रॉब्लम अभी ठीक हो चुका है? एक बार कमेंट करके बताएं। क्या आप सभी को अच्छे से आवाज आ रही है? अगर आवाज आ रही है तो हम इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। हमने एक संकल्प लिया था कि 31 दिसंबर तक हम 6 यूनिट को समाप्त कर लेंगे, और मुझे खुद को भी खुशी है कि जो प्रॉमिस हम अपने आप से कर लेते हैं वो हम पूरा करते हैं। तो ये प्रॉमिस मैंने खुद से किया था कि मैं 6 यूनिट को 31 दिसंबर तक खत्म करूंगा। अब मैं अगला प्रॉमिस आज करने वाला हूं कि 15 जनवरी तक आपका 10th यूनिट भी समाप्त हो जाएगा, प्लस हम 15 लेक्चर पढ़ चुके होंगे। जो हमारी स्पेशल क्लास है उसके, अगर किसी दिन छुट्टी रहेगी तो वो नेक्स्ट डे मैं कंप्लीट करूंगा, लेकिन मैं 15 लेक्चर जरूर आपको इस स्पेशल क्लास में पढ़ाऊंगा। अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, आशियान, जो कि 6 यूनिट का एकदम आखिरी टॉपिक है, जिसके बाद कुछ नहीं बचता। पूरे सिलेबस का एक एक पॉइंट हमने कवर किया। देखिए, मैं चाहता तो पहले जो मेरे रिकॉर्डेड वीडियोस थे मैं वो आपको अपलोड करके जल्दी से इसे समाप्त कर सकता था, लेकिन ऐसी बिल्कुल ऐसी कोई विशेषता हमारे अंदर है भी नहीं कि हम आप सब लोगों को पागल बना दें किसी टाइप से। जो बेहतर से बेहतर हो सकता है वो मैं आपके लिए करने की कोशिश करता हूं। चलिए, बहुत सारी बातें ना करते हुए मूल क्लास पे आते हैं, क्योंकि मेरी पहचान ही इस रूप में है कि हम ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना अपने काम को करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश को याद करते हैं, श्री गणेशाय नमः बोलते हुए, और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम टॉपिक पर आते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आशियान। एक बार कमेंट कर दे ताकि मुझे समझ आ जाए कि हाँ, सब क्लीन चल रहा है, क्लियर चल रहा है। आशियान जो संगठन है ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस साल जो सम्मेलन हुआ उसमें भारत ने अपना जो 10 सूत्रीय कार्यक्रम रखा आसियान के लिए, जो करंट अफेयर्स है पूरी तरह, वो हमारे लिए बहुत बेस्ट है, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसके जो पॉइंट्स हैं वो हमें सीधे तौर पर एग्जाम में पूछने के चांसेस हैं, उनके पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। तो आशियान का देखो, 3 संगठन है, G20, सार्क और तीसरा संगठन हुआ आशियान। इसमें इस बार चांसेस ज्यादा आशियान के हैं। G20 वो पूछ चुका है, सार्क में कुछ नया हुआ नहीं, और आशियान बहुत कुछ नई अपने साथ चीजें लेकर आया हुआ है, तो वो बहुत सारी नई चीजें हमें इसमें कवर करनी है। थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन पहले दे दूं, उसके बाद में फिर क्या नया करंट अफेयर्स हुआ है वो मैं वहां पर चलूंगा। आशियान का फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं। आशियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। मतलब देखो, अभी हमने जो सार्क पढ़ा वो क्या है, एशिया के दक्षिण में जो देश है उनका संगठन। अब दक्षिण के दक्षिण पूर्व में, एशिया के दक्षिण पूर्व में जो देश है, ये अगर मैप हम बना दें तो ये जो एशिया महाद्वीप है, मैं इसे भारत बनाता हूं तो आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। ये भारत है और ये एशिया है, ये पूरा एशिया है। तो इस एशिया के ये होता है दक्षिण और ये होता है दक्षिण पूर्व। तो यहां पर जो देश है, भारत के बाद यहां से जो ये कंट्रीज हैं, इस स्टार में जो कंट्रीज हैं, इस गोले में जो कंट्रीज हैं, ये दक्षिण पूर्वी देश कहलाएंगे। तो इन दक्षिण पूर्वी देशों का जो संगठन है वही आशियान है। तो क्लियरली एक छोटी सी बात समझ में आए कि दक्षिण पूर्वी देशों का, अर्थात साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का, देशों का जो संगठन है वही आशियान है, वही आशियान कहलाता है। आशियान का सिंबल आपको याद रखना है, ये प्रतीक चिन्ह है जिसमें जो डमरू होता है, जैसे शंकर भगवान का जो डमरू है ना, वो बना दिया गया है, सीधे डमरू बना है और नीचे आशियान लिखा हुआ है, बस इतना याद रख लो। तो डमरू बना हुआ आशियान है, और ये इसका ध्वज है, जो नीले रंग के कपड़े पर लाल रंग का एक लाल धब्बा और उसमें शंकर भगवान वाला वो जो डमरू है उसे बना दिया जाता है, तो वो आशियान का ध्वज बन जाता है। सामान्य तरीके से याद हो जाइए। इसका सचिवालय या मुख्यालय जकार्ता में है। कहां पर है? जकार्ता या डकार्ता, डकार्ता जकार्ता याद कर लो, जकार्ता में है इसका मुख्यालय, है ना। आशियान दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो देखो, लिखो इसको, आसियान, इसको ऐसे लिख देते हैं हम, आसियान।
अब 8 भी अ से 8 होता है और अ से ही अगस्त होता है। तो देखो ये अ और ये आसियान का अ, आसियान 8 और अगस्त, 8 का भी अ और अगस्त का भी अ। तो 8 अगस्त को आसियान दिवस मनाया जाता है, ये रट लेना है हमको। अगला, इसकी भाषा कौन सी है, तो वो भी अ से अंग्रेजी हो जाएगी। तो ये अ, आशियान, अ से अंग्रेजी, अ से 8 अगस्त, अ से 8, अ से अगस्त और अ से आशियान, ये सब याद हो गया। प्रथम महासचिव, ये भी अ है। आरडार सोनी, आरडार सोनी, आरडार सोनी, ये क्या नाम है, ये भी अ है। आसियान के पहले महासचिव आरडार सोनी। वर्तमान वाले तो अ से है नहीं, लेकिन पुराने सब अ से, कहानी ऐसे ही बना दी मैंने याद करने के लिए, मैंने खुद ने अपने के लिए जैसे याद किया वैसे ही आपको याद करा रहा हूं। इसके वर्तमान महासचिव डॉक्टर काउकिम है। कौन है? काउकिम, काउकिम, काउकिम ऐसे बोलकर देखो, देखो मजा ही आ जाएगा। काउकिम, काउकिम, काउकिम इसके वर्तमान अध्यक्ष हो गए। 2023 से 28 तक वो 15वें क्रम के होंगे। काउकिम होर्न नाम है उनका, तो पूरा याद भले मत रखो, काउकिम बड़ा आसान पड़ेगा इसलिए वो याद रख लो। आसियान का एक गाना भी है, द आसियान वे। क्या नाम है? द आसियान वे, भले ही याद मत रखो। वर्तमान सदस्य देश कितने हैं? 10 है। 11वां सदस्य बनाने के लिए जो है प्रस्ताव तो पारित हुआ था, लेकिन उसे अभी आधिकारिक मान्यता नहीं मिली है, इसलिए 11 सदस्य बनाना मत, बताना मत। आसियान में 10 ही सदस्य बताना। 11वें के लिए प्रस्ताव आया, मंजूर भी हुआ, लेकिन उसे आधिकारिक मान्यता नहीं मिली है। पर्यवेक्षक देश 2 हैं इसके, ईस्ट तिमोर और पापुआ न्यू गिनी, वो इसके सहायक के रूप में काम करते हैं। इसके प्रतीक चिन्ह में धान की बालियां हैं, 10 देशों को प्रेजेंट करने के लिए। 10 धान की बालियां 10 देशों को प्रेजेंट करती हैं। साउथ ईस्ट एशिया के 10 देशों को इंगित करती हैं। एक वृत्त एकता का प्रतीक है, जो भूरे रंग की धान की बालियों में शक्ति और स्थिरता को प्रेजेंट करता है। तो देखो, मैंने तो इसको शंकर भगवान से जोड़ दिया। अपने शंकर भगवान के पास डमरू है, वो दुनिया के जो क्रम है उसमें शक्ति को प्रेजेंट करता है, वाइब्रेशन की शक्ति को। तो देखो ये क्या है, धान की 10 बालियां, वो उसी रूप में शक्ति शक्ति और स्थिरता का प्रतीक मानी जाती है। तो उससे ये याद हो जाएगा। हमें अपनी चीजें ज्यादा याद रहती है, इसलिए अपनी चीजों से जोड़ना है चीजों को। और आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। आसियान की बेसिक सी बातें करते हैं। आसियान की उत्पत्ति कब हुई? तो आसियान की उत्पत्ति हुई आसियान घोषणा पत्र से। कहां हुई? आसियान घोषणा पत्र, जिसको हम बैंकॉक घोषणा भी कहते हैं। आसियान घोषणा पत्र या बैंकॉक घोषणा पत्र से 1967 में हुई थी। कब हुई थी आसियान की उत्पत्ति? 1967 में। बस जो बहुत छोटी छोटी सी बात है रटने की। इसके 3 स्तंभ हैं, कौन कौन से? आसियान राजनीतिक सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक सुरक्षा समुदाय, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक सुरक्षा समुदाय। तो देखो 3 बातें कैसे याद रखनी है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ऐसे रट लो। इसके 3 स्तंभ कौन कौन से हैं? सामाजिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। बस इतना याद कर लो तो पिक्चर कंप्लीट। इसके 3 संगठन हैं या 3 इसके स्तंभ हैं। पहला, सामाजिक सांस्कृतिक संगठन, आसियान सामाजिक आर्थिक समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और राजनीतिक समुदाय। बस ये 3 याद कर लोगे, आसान है याद करना। और आगे बढ़ते हैं। इसकी स्थापना जो है वो 8 अगस्त 1967 को हुई थी, इसीलिए 8 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? आसियान दिवस मनाते हैं, याद रह जाएगा। शुरुआत में जब इसकी स्थापना हुई थी तो 5 देशों ने मिलकर के इसकी स्थापना की। फिर धीरे धीरे उसमें एक एक करके 5 और जुड़ते गए, तो इस तरीके से 10 उसके सदस्य वर्तमान में हैं। तो वो 5 सदस्य कौन से थे और वो 10 कौन से हैं, वो हम रट लेते हैं। तो चलो हम वो भी रट लेते हैं। चलो, तो अभी तक हमने जो रटा उसमें ये भी रट लेते हैं। तो वैसे तो आपको मैप से याद करना चाहिए, लेकिन ये सड़े पीड़े देश जो है ना, ये इतना कोई हमारा, हम इनके नाम ही नहीं ले पाते हैं कभी जीवन में। कभी आपने कम्बोडिया का नाम लिया, कभी लाओस, वियंतियान, इनकी राजधानियां याद नहीं है आप लोगों को, तो इनके देशों के नाम याद करना बड़ी कठिन है। इसलिए हम इनको थोड़ा दूसरे तरीके से याद कर लेते हैं। हम तो कोडिंग के माध्यम से इनको याद करेंगे। तो जिनको मैप से याद हो जाए भाई, वो मैप से याद करना, नहीं हो तो मैं कोडिंग से करवा रहा हूं। अब देखो, यूं मान लो कि एक बंदा है, एक लड़का है जो बैंकॉक घूमने जा रहा है। कहां घूमने जा रहा है? वो थाईलैंड में घूमने जा रहा है। और वहां वो गाना गाएगा, समुद्र के किनारे बैठकर दारू पीते पीते या बियर पीते, शराब पीते हुए गाना गाया। तो देखो, आई एम फ्री सिंगर इन थाईलैंड, ऐसे एक लड़का गया
कहां पर? वो गया घूमने, एक लड़का कहाँ गया घूमने? बैंकॉक, थाईलैंड में गया, और वहां वो समुद्र के किनारे समुद्र में पानी ऐसे छपक छपक करते हुए, दारू पीते हुए गाना गा रहा है, आई एम अ फ्री सिंगर इन थाईलैंड। एक एक ये कोडिंग है। तो ये 5 जो शब्द इसमें से निकले, आई फॉर इंडोनेशिया, एम फॉर मलेशिया, एफ फ्री फॉर फिलीपींस, सिंग फॉर सिंगापुर और थाईलैंड फॉर थाईलैंड, ये 5 इसके संस्थापक सदस्य। कौन से सदस्य हैं? संस्थापक सदस्य हैं। तो बस ये शुरुआत के सदस्य थे, ये याद हो जाए तो कैसा, कितना सरल सी बात है। आई एम अ फ्री सिंगर इन थाईलैंड, ऐसे लिख दो। आई एम आई एम अ फ्री सिंगर, आई एम अ फ्री सिंगर, फ्री सिंगर, सिंगर इन थाईलैंड। ठीक है, तो आई से इंडोनेशिया हो जाएगा, इंडोनेशिया, एम से मलेशिया हो जाएगा, और फ्री से फिलीपींस हो जाएगा, फिलीपींस, है ना, और सिंगापुर, सिंगर से सिंगापुर हो जाएगा, और थाईलैंड से, थाईलैंड खुद ही एक देश है। तो बड़े आसान है, 5 तो याद हो ही गए। 5 याद हुए क्या, एक बार बोल के बताओ। और ये 5 मैंने अलग क्यों किए? क्योंकि ये 5 वो देश थे जो शुरुआत में इसके सदस्य थे। तो कभी पूछ ले कि 5 शुरुआती देश या 5 संस्थापक देश कौन से थे, तो वो ये हैं, आई एम अ फ्री सिंगर इन थाईलैंड। अब सोचो कि कोई लड़का जिसकी शादी हो गई है और वो समुद्र के किनारे थाईलैंड घूमने चले जाए, और उसकी बीवी को पता चल जाए, तो उसकी बीवी तो उसकी क्या करेगी? लंका लगा देगी। क्या लगा देगी? देखो ये कोड अब आगे ट्विस्टिंग होने वाला है। अब इसकी बीवी को पता चल गया, बीवी इसको मार मार कर क्या करेगी? इसकी लंका लगा देगी। क्या कर देगी? बस अगले शब्द है ये। तो जब ये समुद्र के किनारे बैठ करके गाना गा रहा था, आई एम अ फ्री सिंगर इन सिंगापुर, ये थाईलैंड, तब इसकी बीवी आई पीछे से और इसको मार मार कर इसकी लंका लगा दी। तो क्या कर दिया? बी फॉर बुरनेई, क्या है? बुरनेई, है ना। वी फॉर वियतनाम, तो बीवी हो गया, बीवी ने मार मार कर, मतलब मार मार कर से म्यांमार हो गया, और लंका लगा दी, ल से हो गया लाओस, और क से कंबोडिया। बड़ा सिंपल है, बीवी ने मार मार के क्या कर दी? लंका लगा दी। तो ये देखो यहां आओ, ये 5 हो गए थे। अब बीवी ने मार मार कर क्या कर दी? लंका लगा दी। याद हो जाएगा। तो ये बी फॉर बुरने होता है, क्या होता है? बी फॉर बुरने, वी फॉर वियतनाम, है ना, याद हो जाएगा। मार मार मतलब मार मार मतलब म्यांमार, है ना, म्यांमार। ल से लाओस होता है, और क से कंबोडिया होता है। लंका लगा दी ना, तो कंबोडिया हो गया। बस इतने ही देश हैं इस ग्रुप में, खत्म हो गई कहानी। याद नहीं हुआ क्या? कमेंट तो एक ने भी नहीं किया, मतलब एक नेहा के अलावा किसी को कमेंट करने की सूझ नहीं पड़ी। इतना सूझ नहीं पड़ती है कि भाई मैं पढ़ाता हूँ और आपको सूझ भी नहीं पड़ती है। चलो फिर से पढ़ाता हूँ। वही बात, जरा सी बात है कि आसियान के 10 कंट्रीज हमसे पूछ लिए जाए, कैसे याद करोगे? आई इमेजिन करने लग गए क्या? आई एम अ फ्री सिंगर, आई एम अ फ्री सिंगर इन थाईलैंड। क्या? आई एम अ फ्री सिंगर इन थाईलैंड। बस ये एक कोड था। इसके बाद हमने, इसकी बीवी को पता चल गया तो उसने क्या कर दिया? बीवी को जब पता चला तो उसने मार मार कर लंका लगा दी। क्या कर दी? लंका लगा दी। तो क से है कंबोडिया, कंबोडिया, है ना। लंका से लाओस, मार मार से म्यांमार, म्यांमार, वी से वियतनाम, और ब से बुरनेई। बस इतना ही है। और इधर की तरफ हमने याद कर लिया, ये थाईलैंड लिखा हुआ है, ये सिंगापुर लिखा हुआ है, ये फिलीपींस लिखा हुआ है, ये मलेशिया और ये इंडोनेशिया। तो खत्म ही हो गई कहानी, इसमें कहां कुछ बचा, हो गया सेट। बस लंका लगा दी, लग गई। हाँ बस लंका लग गई। याद हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ भैया, अब लंका लगी कि नहीं लगी, याद हुआ कि नहीं हुआ? हमें तो याद करने से मतलब है। ये देखो, जब हम चीजों को है ना इंटरेस्टिंग बनाते हैं, जब हम चीजों को फनी बनाते हैं ना, तो हमें वो याद रहती है। इसलिए मैं इनके कोड ऐसे बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए। तो अभी याद हो गया, मैं मान लू कि आप सब लोगों को ये याद हो गया। चलो, तो पहले हमने क्या किया, ये 10 देशों को एक मैप के रूप में याद करना था। मैप से याद नहीं हो रहा था, तो हमने एक कोड बनाया और आपको रटवा दिया। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। तो अब आगे जब हम चलेंगे तो ये यहाँ पर, ये भारत है,
ये इस तरीके से देखो, और ये यहाँ म्यांमार, फिर ये यहाँ से कहानी चालू होती है। तो ये जो वहां से चालू होकर के यहाँ तक पहुंचते हैं, ये 10 कंट्रीज दक्षिण पूर्वी देश कहलाते हैं, जो कि आसियान के देश है। ठीक है, ऐसे मैप में एक बार देखना। अब आसियान के बारे में कुछ बेसिक बातें करने के बाद सीधे करंट अफेयर्स पे आता हूँ, 2-3 और बेसिक बातें बताऊंगा। आसियान का केंद्रीय सचिवालय जकार्ता में, कहां पर है? जकार्ता, डकार्ता, इंडोनेशिया। ठीक है, इसका आदर्श वाक्य, वन विजन, वन आइडेंटिटी और वन कम्युनिटी। क्या नाम है? 3 वन है, वन विजन, वन आइडेंटिटी और वन कम्युनिटी। ये 3 इसका क्या है? आसियान का 3 इसकी वन 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 इसके आदर्श वाक्य हैं। 8 अगस्त को आसियान दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं ये आप सबको याद है, ये बड़े अच्छे से आप सबके दिमाग में सेट हो चुका है। इसका सचिवालय जो है वो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। बेसिक से फैक्ट्स मैंने फिर से रिपीट करा दिए। और आगे बढ़ो, 24 अगस्त 1996 को भारत को आसियान का पूर्ण संवाद सहभागी सदस्य बनाया। अब आप सोच रहे होंगे कि इन 10 देशों में इंडिया तो कहीं था ही नहीं। तो भैया 10 में भारत उसका आसियान का सदस्य देश नहीं है। भारत जो है वो आसियान का पूर्ण सहभागी सदस्य है। क्या है ये? पूर्ण संवाद सहभागी सदस्य है। भारत और आसियान ने संवाद संबंधों की 30वीं वर्षगांठ जो है वो मनाई है। ये पिछले साल मनी हमारी। ठीक है, विश्व जनसंख्या का हम 8.5%, दुनिया का 7वें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, आसियान की बात हो रही है, और 2050 तक चौथे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में रैंक करने का अनुमान है, या पहुंचने का अनुमान है। आसियान के पास चीन और भारत के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी श्रम शक्ति या सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। 3 याद रख लेना, ये 4-5 बातें याद रख लेना। विश्व की 8.5% जनसंख्या, विश्व की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, चौथा सबसे बड़ा बन जाएगा 2050 तक। और आसियान जो है वो चीन और भारत के बाद सबसे ज्यादा तीसरे नंबर की जनसंख्या रखता है। इन 10 को मिला लो तो, सिंगल में नहीं। और आगे बढ़ो, इसके शिखर सम्मेलन देख लेते हैं भैया। तो आसियान का पहला, वैसे तो करंट अफेयर्स चाहिए लेकिन फिर मैं बेसिक बात बता दूं कि पहला दूसरा कब हुआ। आसियान का पहला शिखर सम्मेलन जो है वो इंडोनेशिया के बाली में 1976 में हुआ। तो देखो कैसे याद रखोगे, 1967 में ये बना और 19, इनको उल्टा कर दो, 76 में इसका पहला शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया के बाली में हुआ। याद रह जाएगा। 1987 में मनीला शिखर सम्मेलन में प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में शिखर सम्मेलन कराने का फैसला लिया गया। 92 में प्रत्येक 3 वर्ष में शिखर सम्मेलन कराने का फैसला हुआ, और 2001 में प्रतिवर्ष शिखर सम्मेलन का फैसला ले लिया गया, और 2001 से फिर रोज हर साल एक शिखर सम्मेलन होने लगा। 2007 में आसियान के शिखर सम्मेलन में 2 बार आयोजित हुआ, और इस साल भी जो है वो हमें 2 विशेष बातें याद रखनी रहेगी। याद रखना, 2007 में आसियान का शिखर सम्मेलन 2 बार आयोजित हुआ था। ठीक है, ये रिपीटेशन था। आगे बढ़े, ये आसियान का जो वर्तमान शिखर सम्मेलन है मैं उसकी बात कर रहा हूं। आसियान के बारे में हमें याद रखना है 2 शिखर सम्मेलन। आसियान का मूल 21वां आसियान इंडिया समिट जो है वो हुआ। आसियान का आसियान इंडिया समिट हुआ। देखो वैसे तो इसका आसियान जो समिट होता है वो काम का है, लेकिन हमारे इंडिया के पर्सपेक्टिव से आसियान इंडिया समिट जो होता है ना, वो 21वां जो उसका चरण हुआ वो इंपॉर्टेंट है। 10 अक्टूबर 2024 को आसियान इंडिया समिट हुआ, जो कि कहां हुआ? वियतनाम के लाओपीडीआर में। लाओपीडीआर ये जगह है, लाओपीडीआर में इसका सम्मेलन, लाओ में, वियतनाम लाओ में, लाओस बोल दो आप तो, वियतनाम के लाओपीडीआर में इसका आयोजन किया गया। और एक इसकी शाखा है, ये जो अगली बात मैं कह रहा हूं ना, ये और इंपॉर्टेंट है, ये इसकी शाखा, इसकी ब्रांच है ईस्ट एशिया समिट, जो कि खुद ही आसियान ही करवाता है। जहां जहां आसियान का शिखर सम्मेलन होता है उसके बाद में वहीं पर उसी की एक ब्रांच है आसियान या ईस्ट एशिया समिट, ये आयोजित की जाती है, जो इस साल 19वें नंबर की थी। सेम प्लेस पे होगी, सेम तारीख को, एक दिन बाद हो जाएगी। ये 10 अक्टूबर तो ये 11 अक्टूबर को हो जाएगी। समझ गए? तो आसियान का शिखर सम्मेलन पहले आयोजित होता है, फिर आसियान के साथ भारत बैठ करके शिखर सम्मेलन में पार्टिसिपेट करता है, तो आसियान भारत शिखर सम्मेलन बनता है।
और फिर आसियान का एक पूर्वी देशों का सम्मेलन और होता है, तो ईस्ट आसियान समिट नाम से तीसरा समिट और हो जाता है। तीन चीजें हो गई, आसियान का खुद का एक शिखर सम्मेलन, लेकिन अभी इस शिखर सम्मेलन में भारत तो है ही नहीं, तो हम इसकी बहुत सारी बातें ना पढ़ते हुए भारत के साथ उसका जो संबंध है उस पर फोकस करते हैं, वही हमारे लिए एग्जाम में काम का भी है। 144वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ कब? 10 अक्टूबर 2024 को, याद रख लेना, 10 अक्टूबर 2024 को हुआ। भारत इसमें जब गया तो वो 21वां भारतीय, भारत पे 21वीं बार इसमें पार्टिसिपेट हो रहा था, तो 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन इसी टाइम पे हुआ। तो ये दो चीजें एक साथ आपको रटनी पड़ेगी। देखो, आसियान में भारत सदस्य नहीं है, तो आसियान के देश अपनी खुद की आपस में कुछ मीटिंग करेंगे कि नहीं करेंगे? तो करेंगे, तो उसे हम कहेंगे आसियान शिखर सम्मेलन। लेकिन हमको भारत उसका सदस्य नहीं, तो हम क्यों पढ़े इसको डिटेल में? बस यूं याद कर लो कि हुआ था। लेकिन क्योंकि भारत के साथ इन्होंने एक अलग से सम्मेलन किया उसी दिन सेम टाइम, तो उसे हम कहते हैं आसियान भारत शिखर सम्मेलन। वो 21वां शिखर सम्मेलन था। पॉइंट ये समझ में आ गया? सेम प्लेस सेम डेट। इसका आयोजन स्थल क्या था? लाओस का था। लाओस के वियंतियान में आयोजित हुआ, तो लाओस के वियंतियान में आयोजित हुआ। इसका विषय क्या रखा? आसियान कनेक्टिविटी और लचीलापन बढ़ाना। आसियान में कनेक्टिविटी और लचीलापन बढ़ाना। ये देखो मैंने एक फोटो चिपका रखा है 21वें आसियान इंडिया शिखर सम्मेलन का। तो टोटल तो 144वां शिखर सम्मेलन था, लेकिन भारत के साथ 21वां था। याद रह जाएगा, ये याद रहे, 44वां शिखर सम्मेलन 144 का हो रहा है। चलो आगे बढ़े, इसके कुछ उद्देश्य हैं उस पर फोकस कर लेते हैं। छोटे छोटे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका उद्देश्य क्या है भाई? अब हम भारत को फोकस करते हुए बातें बताऊंगा मैं। वैसे तो करोड़ बातें बताने की, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ हुआ। हम भारत से रिलेटेड जो बातें हैं वो पढ़ लेते हैं। भारत की एक्ट ईस्ट नीति। एक्ट ईस्ट नीति का मतलब पूर्व की तरफ देखो की नीति है ना। तो पूर्व की तरफ जो देखो की नीति है, वो एक दशक पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आसियान नेताओं के साथ मिलकर आसियान भारत व्यापक रणनीति साझेदारी की प्रगति की समीक्षा और सहयोग की भविष्य की दिशा तय की गई। और उससे हमने 10 सूत्री एक कार्यक्रम बनाया, या 10 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत हुई। मोदी की इस शिखर सम्मेलन में 13वीं भागीदारी थी, मतलब 13वीं बार मोदी जी इस शिखर सम्मेलन में पार्टिसिपेट कर रहे थे। मोदी ने 19वें शिखर सम्मेलन में भी भाग लिया था। 2024 में भारत को एक्ट ईस्ट नीति के 10 वर्ष हो गए थे। ये कोई काम की बात नहीं, 24 में 14 से शुरू हुई थी, 10 साल हो गए, तो सिंपल है। इस सरकार को 10 साल हो गए तो 10 हो गए, पूरे हो गए। जिसकी घोषणा 2014 में हिंद प्रशांत क्षेत्र की व्यापक सुरक्षा और कनेक्टिविटी को लेकर के भारत और आसियान ने मिलकर की थी, उसको अब 10 साल हो गए हैं। तो उसकी समीक्षा करेंगे कि भाई हमने क्या अच्छा कर लिया और क्या क्या अच्छा करना है। तो अब मैं 10 पॉइंट आपको बता रहा हूं, वो आपको रटने हैं। भारत आसियान शिखर सम्मेलन 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने 10 सूत्री योजना उसके सामने रखी और आसियान ने उसे स्वीकार कर लिया। तो आपस में दोनों ने 10 घोषणाएं करी, मतलब कि अब क्या 10 घोषणाएं की कि 2025 में 25 को आसियान भारत पर्यटन वर्ष मनाया जाएगा। पहला पॉइंट ये रट्टा मार लो कि आसियान और भारत दोनों के बीच पर्यटन वर्ष मनाया जाएगा 2025 को। उन्होंने आसियान भारत पर्यटन वर्ष घोषित किया और कहा कि भारत इसके लिए $5 मिलियन उपलब्ध कराएगा ताकि हम एक दूसरे के बीच में पर्यटन को बढ़ावा दे सकें। पहली पॉइंट क्लियर हो गई। दूसरी पॉइंट पे आते हैं। एक्ट ईस्ट नीति की 1 दशक का योगदान। इसमें हम 4-5 शिखर सम्मेलन करेंगे। आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन होगा, आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन, स्टार्टअप महोत्सव, हेक्थलॉन, संगीत महोत्सव, थिंक टैंक पहल जैसे कार्यक्रमों का आयोजन हम साल भर में 5 अलग अलग टाइम पे करेंगे। ये पॉइंट लाया गया। तीसरा, आसियान भारत महिला वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। अभी कहाँ होगा, अब ये इस साल के करंट अफेयर्स में हम पढ़ेंगे, लेकिन इनकी घोषणा अपन ने कर दी है। तो का आयोजन जो है वो भारत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास निधि के तहत किया जाएगा। ये पॉइंट रट्टा मार लेना। 3 बातें बताई। पहला, पर्यटन वर्ष घोषित कर दिया, $5 मिलियन हम देंगे। फिर 5 अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन करके हम जो 1 दशक है उसको
ये सेलिब्रेट करेंगे, एक्ट ईस्ट पॉलिसी का 10 साल पूरे होने को सेलिब्रेट करेंगे। फिर महिलाओं वैज्ञानिकों का शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। फिर आगे बढ़ो, नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति की संख्या जो है, छात्रों की संख्या और छात्रवृत्ति की दोनों की संख्या 2 गुनी की जाएगी। कृषि विश्वविद्यालय में आसियान छात्रों के लिए नई छात्रवृत्ति का घोषणा करेगा। भारत में आते हैं ये लोग पढ़ने, ये बहुत गरीब, ज्यादा बहुत पैसे वाले देश है नहीं है, आसियान के जो कंट्रीज हैं वो, तो वो भारत में अपनी एजुकेशन लेने आते हैं, बहुत सारी चीजों के लिए वो भारत पर डिपेंड है। तो भारत जो है उन नालंदा विश्वविद्यालय में इनको छात्रवृत्ति ज्यादा देगा, कृषि विश्वविद्यालय में इनको छात्रों के लिए छात्रवृत्ति का नया प्रावधान करेगा। 2025 तक आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा करेगा और जिन जिन वस्तुओं पर जो शुल्क लगाया जा रहा है उसको कम करने का प्रयास करेगा, है ना। आपदा लचीलापन बढ़ाना, भारत द्वारा $5 मिलियन उपलब्ध करा करके इन देशों में जो आपदा आती है उसमें सहायता प्रदान की जाएगी, उसको ढांचे को लचीला बनाया जाएगा। स्वास्थ्य की दिशा में स्वास्थ्य मंत्रियों का एक नया ट्रैक या नया सम्मेलन आयोजित होगा, जहां पर भारत बाकी सब देशों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए प्रयास करेगा। और आगे बढ़ते हैं, अगला, डिजिटल एवं साइबर नीति मजबूत करने की दिशा में आसियान भारत साइबर नीति वार्ता का एक नियंत्रित तंत्र शुरू किया जाएगा। मतलब हम सब लोग मिल करके आपस में साइबर नीति या साइबर जो डाटा है उसके एक्सचेंज पर बात करेंगे। ग्रीन हाइड्रोजन कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। जलवायु पुनरुत्थान की दिशा में एक वृक्ष माँ के नाम, ये कर चुके हैं हम, एक वृक्ष माँ के नाम, इस कार्यक्रम को भारत भी चलाएगा और आसियान के देश भी अपने देशों में चलाएंगे। बहुत आसानी से ये 10 बातें आपको याद होनी चाहिए। और आगे बढ़ते हैं, ये पूरी तरह देखो मैं करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ, बेसिक डाटा नहीं, और हम उसमें से भी वो पढ़ रहे हैं जो हमारे काम का है। बातें तो पढ़ाने की 100 है, लेकिन मैं उसमें से अपने काम की बता देता हूँ। अब भारत के लिए जो 2024 के महत्वपूर्ण फैक्ट्स हमें याद करने, वो हम याद कर लेते हैं। आसियान शिखर सम्मेलन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। 10 वर्षों में भारत आसियान व्यापार 2 गुना कर लेगा। 2 गुना हो गया है, ये हो गया है, $130 बिलियन से अधिक हो गया है, याद रखना। ये पिछले 10 वर्षों में आसियान के साथ हमारा जो व्यापार है वो मोदी जी के आने के बाद 10 वर्षों में 2 गुना हो गया। आसियान के साथ भारत का व्यापार 2013 में 8 बिलियन था, जो 2024 में बढ़ करके 44 हो गया। ये 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, लेन देन दोनों को जोड़ लिया है ना। भारत आसियान का छठा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बनकर उभर आया और आसियान वार्ता समझौते के बाद में 8वां सबसे बड़ा स्रोत बन गया एफडीआई का। ठीक है, आसियान भारत में एफडीआई का बहुत बड़ा एक स्रोत बन रहा है, तो हमें तो फायदा ही हो रहा है, हमें तो मार्केट चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आसियान भारत संयुक्त रूप से विश्व के सकल घरेलू मतलब जीडीपी का 7% और वैश्विक जनसंख्या का 26% की भागीदारी करते हैं। अब आसियान और भारत 5 अलग अलग क्षेत्रों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स और क्वांटम जो कंप्यूटिंग है, इनके साथ साथ 6G तकनीक के आदान प्रदान, मतलब एक दूसरे की हेल्प करके, एक दूसरे की मदद करके इनको बढ़ावा देने पर फोकस करेंगे। और इसीलिए ग्लोबल स्किल पार्क सिंगापुर की मदद से भोपाल में, मध्य प्रदेश के भोपाल में बनाया गया, याद होगा आप सब लोगों को। तो वो पॉइंट्स चल रहे हैं वैश्विक श्रृंखला में वृद्धि करने, और हम इन सब पॉइंट्स पर इस आसियान के साथ समझौते कर चुके हैं। और आगे बढ़ते हैं, आसियान क्षेत्र के साथ फिनटेक, साइबर सुरक्षा और डिजिटल बुनियादी ढांचे की कवर करते हुए डिजिटल परिवर्तन को आगे बढ़ाने में संयुक्त प्रयास किया जाएगा। बहुत बेसिक सी एक एक बार पढ़ लेने जैसी बातें, कोई इसको रट्टा नहीं मारना है ना, बस एक बार रीड करो इनको। भारत जो है वो अपने आधार कार्ड और यूपीआई, जो विश्व में हम ये 2 ऐसी चीजें जो भारत के ही पास में है और भारत इनमें पूरे विश्व का लीडर है, आधार कार्ड में और यूपीआई में। तो ये 2 चीजें हम इन आसियान के 10 देशों को सिखाएंगे, ऐसा हमने समझौता किया। डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे अपनी विशेषज्ञता आसियान समूह के साथ साझा करेगा, मतलब हम इनको सिखाएंगे। क्लियर है। और आगे बढ़ो, प्रोजेक्ट नेक्सस ये क्या है?
तो प्रोजेक्ट नेक्सस जो है वो यूपीआई पेमेंट से संबंधित एक प्रोजेक्ट है जिसमें आरबीआई पार्टिसिपेट करेगा। जून 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक आधिकारिक तौर पर आसियान के साथ प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हो गया, जो भारत के यूपीआई और सिंगापुर के पे नॉड प्रणाली के बीच रियल टाइम में पैसे का लेन देन या ट्रांसफर करने के लिए बनाया गया है। सिंगापुर और भारत के बीच में प्रोजेक्ट नेक्सस के माध्यम से पैसे को हम जैसे जैसे मुझे आपको अगर कुछ पैसे भेजने तो मैं फोन पे गूगल पे कर लूंगा, लेकिन यूपीआई के माध्यम से ट्रांसफर होगा। आप लेकिन मुझे अमेरिका के किसी व्यक्ति को पैसे भेजने तो मैं यूपीआई से नहीं भेज सकता हूँ, तो वहां दोनों के बीच कोई गेटवे चाहिए ना पैसे का ट्रांसफर करने के लिए। तो ऐसा सिंगापुर के साथ हमने ये प्रोजेक्ट नेक्सस के माध्यम से पे नॉट प्रणाली के साथ हमारे यूपीआई को जोड़ दिया है, याद रखना। साथ में भारत क्या चाहता है कि भारत का जो रुपया है उसमें पूरे देश में विश्व के बहुत सारे देशों में व्यापार हो, और उसके लिए ये कदम उठाया गया। कुछ आसियान देश और भारत ने स्थानीय मुद्रा मतलब लोकल करेंसीज में व्यापार करने की शुरुआत कर दी। मलेशिया सबसे पहला ऐसा देश है जिसने कहा कि हम दोनों मिलकर डॉलर में क्यों व्यापार करें, जब मुझे पैसे देने हो तो मैं मलेशियन पैसे में दे दूं और आपको देने हो तो मुझे आप इंडियन रुपीज में दे दो, तो ऐसे हम आपस में व्यापार करें, डॉलर वॉलर को अलग हटाओ। तो ये शुरुआत मलेशिया कर चुका है। दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता, समृद्धि के लिए आसियान भारत व्यापक रणनीति साझेदारी को बढ़ाने के लिए भारत प्रशांत और आसियान दृष्टिकोण के अनुरूप काम करना शुरू कर दिया है। बहुत डिटेल हो जाएगी, इतना मत पढ़ो, बेसिक सी बातें बस याद कर लो और आगे बढ़ते हैं। दोनों ने दक्षिण चीन सागर में पक्षों के आचरण पर घोषणा के पूर्ण कार्यान्वयन का समर्थन किया। दोनों ही चाहते हैं कि चीन को रोका जाए। भैया चीन की जो फैलाव विस्तारवादी नीति है, तो उसमें भारत और ये 10 देश मिल करके चीन को रोकने की प्रयास करेंगे। फिर आपस में बहुत सारे समुद्री इस काम को करने के लिए क्या करेंगे, तो आपस में हम समुद्री अभ्यास करेंगे। तो आसियान भारत समुद्री अभ्यास इस साल से शुरू हो जाएगा, आपको देखने को मिलेगा ये करंट अफेयर्स में। ये बहुत सारे कदम जो है वो भारत ने उठाए। आसियान शिखर सम्मेलन 2024 के अंत में लाओ पीडीआर, ये जो जहां हुआ था लाओ पीडीआर में हुआ था, लाओ पीडीआर ने अपनी अध्यक्षता खत्म कर दी और नया अध्यक्ष कौन बन गया, तो मलेशिया। तो याद रखना अगले वाले मतलब अगले आसियान या वर्तमान में आसियान का अध्यक्ष कौन है, तो आसियान का अध्यक्ष अब वो है जो अगले सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। तो 2025 के लिए आसियान अध्यक्ष के रूप में मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम को आसियान अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया। क्लियर है, कौन सौंपता है, तो जो पुराना अध्यक्ष है वो सौंपता है। पुराना अध्यक्ष कौन था, लाओस था, वियंतियान के लाओ पीडीआर जो थे वो इसके अध्यक्ष थे, तो वही इसके अपनी अध्यक्षता इनको दे रहे हैं। 31 दिसंबर 2024 को लाओ पीडीआर के आसियान की अध्यक्षता समाप्त हो जाएगी और 1 जनवरी से 2025 से उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, मलेशिया करेगा। याद रखना मलेशिया अब उसका अध्यक्ष रहेगा 1 साल के लिए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 19वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन, ये क्या है, पूर्वी शिखर। मैंने कहा ना आसियान की जो बैठक होती है उसमें 3 बैठकें हो रही है। एक आसियान के 10 देश आपस में गुपचुप बातचीत करते हैं, फिर वो भारत के साथ बात करते हैं और फिर वो एक पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन करते हैं अगले दिन, है ना। तो जो पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन है वो कौन से नंबर का है, 19वें नंबर का। यह सम्मेलन हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक वार्ता के लिए एक प्रमुख मंच है और इसका संस्करण 19वां था जो 11 अक्टूबर को अगले दिन हुआ। इसका आयोजन स्थल वही सेम है, वियतनाम, लाओस, पीडीआर। अध्यक्षता वही लाओस द्वारा की जाएगी और ये उसका भी एक फोटो है। तो आप सबको ये याद रख लेना, बेसिक सी कुछ बातें हैं और आगे बढ़ते हैं। सदस्य कुल कितने हैं, इसमें 18 सदस्य हैं। 10 अपने को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है इन सब देशों का। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल हुए। प्रथम सम्मेलन कुआलालंपुर में हुआ था, पूर्वी समिट का, आसियान पूर्वी समिट। आसियान पूर्वी समिट जो है वो पहली कुआलालंपुर में हुई थी 2005 में, वो तब से वो भी हर साल होती है। ये उसका 19वां संस्करण है, याद रह जाएगा। बेसिक सी कुछ बातें पढ़ ली। अब मैं कुछ पीडीएफ में आपको स्पेशल बातें दे रहा हूं जो आसियान के बारे में हमें पढ़नी है। बस एक बार रीड करने का कुछ कंटेंट और बचा हुआ है। मैं आशा करता हूं कि आप इस टॉपिक को अच्छे से याद कर लेंगे, हो जाएगा आपका कंप्लीट। कुछ 3-4 पेज जो छोटी मोटी सी पुराने जो फैक्ट्स हैं वो हमें आपको और रीड आउट करने रहेंगे।
तो आप लोग इन्हें रीड बस कर लीजिएगा। हमारा 6th यूनिट का जो सिलेबस है वो पूरी तरह समाप्त होता है। हमने हर एक टॉपिक के करंट अफेयर्स के तहत अपडेट करते हुए, हर एक डाटा को अपडेट करते हुए आप सबको उपलब्ध कराया है। आप सब लोगों को पीडीएफ भी हम जल्दी से उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। मैं मानता हूँ कि आप सब लोगों को ये पूरी यूनिट समझ में आई होगी। जहाँ कुछ भी डाउट हो आप कभी भी किसी भी समय मुझसे पूछ सकते हैं। सब लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। जैसे भी हो पढ़ाई पर फोकस करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।